Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and eager to know the next topic. And next topic is movements in plants. You know it is chapter number 16 और हम डेफिनेटली प्लांट का पोर्शन पढ़ रहे हैं. इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी उनके हमें ज़ाहिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है. उस पर्पज़ के लिए वी हैव टू हैव copy and pen with us. We have to have our eyes open, our ears open, and most importantly brain open. अगर ये सारी चीज़ें आपने खुली रखी हुई है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप बड़े वाइटल नंबर स्कोर करने में कामयाब होंगे. रिमेंबर, ये वाला टॉपिक नॉट ओनली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से और फिर जाहिर है ऑब्जेक्टिव MCQ के रेफरेंस से भी इंपॉर्टेंट है. सो बी you can say conscious to grab each and every minute detail of this very topic. So let's go to the whiteboard. मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स अपने स्टाइल से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और आई विश कि मैं एक बहुत एलिमेंट्री सी बुनियादी सी बात को आप लोगों के सामने शुरू करूँ और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक की डिटेल्स के अंदर घुसते चले जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि एक लफ्ज़ है मेरे पास मूवमेंट और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लोकोमोशन. तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अगर मैं अपनी जगह को चेंज कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव कर रहा हूं टूवर्ड्स दिस लाइन, लुक एट दिस लाइन, तो डेफिनेटली मैंने क्या की है, अपनी जगह तब्दील किया है और जब मैं इस लाइन से दूर जा रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम चेंजिंग माय पोजीशन. दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो हम उसे क्या नाम देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, लोकोमोशन. लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा और मैं जगह पर खड़ा ही अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ या मैं अपनी आईज को यूज़ कर रहा हूँ कभी ऊपर देखने के लिए, कभी नीचे देखने के लिए या कभी दाएं देखने के लिए और कभी बाएं देखने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त लोकोमोट नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ मेरे आई बॉल्स मूव कर रहे हैं. जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो मेरी सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाली चीज़ का नाम क्या है, ज़बान. राइट. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के रेस्पेक्ट से जगह तब्दील करे तो वो कहलाएगी लोकोमोशन. लेकिन अगर वो खड़ा खड़ा ही अपनी चीज़ों को मूव कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट. तो पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लोकोमोशन में और मूवमेंट में क्या फ़र्क है. राइट. नेक्स्ट थिंग इज द नीड. कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों लोकोमोट करेगा? जाहिर है कि वो डेफिनेट अमाउंट में फूड को गैदर करना चाह रहा है. वो चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लांट हूं तो मैं अपने लीव्स को इस स्टाइल में ओरिएंट करूं, इस स्टाइल में घुमाऊं, राइट, कि मेरे जो lemina है, that is a green portion of the leaf, it may be able to gather maximum light from the sun. जाहिर है अगर सन बिल्कुल मेरे सामने होगा तो इस टाइम पे डेफिनेटली अमाउंट ऑफ लाइट कम होगी. लेकिन अगर मैं अपने इस हैंड को इस तरफ मूव करूं तो यू कैन सी कि अब यहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है. तो बेसिक पर्पस इस सारी मूवमेंट का पर्टिकुलरली प्लांट के रेफरेंस से ये है कि वो मैक्सिमम लाइट को गेन कर सकता हो. ये ज़रूरी नहीं है चीज़ लाइट हुई, न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ये सर्टन केमिकल्स भी हो सकते हैं, ये हमारा जो रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स अर्थ भी हो सकता है. तो डिफरेंट चीज़ों को यू कैन से गेन करने के लिए, उनको एवॉइड करने के लिए प्लांट्स नॉर्मली क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्लांट्स दे कैन नेवर कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन. तो प्लांट्स में लोकोमोशन भी होती हैं और मूवमेंट्स भी होती है. देखेंगे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि किस मौके पे प्लांट्स किस किस्म की लोकोमोटरी मूवमेंट्स कर सकते हैं या लोकोमोशन कर सकते हैं और जाहिर है मूवमेंट तो करते ही हैं. सो अब हमने जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, दैट इज समवेयर हियर, दैट इज द प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स. यू नो कि जो एनिमल्स हैं दे शो वेरी कॉन्स्पिकुअस, वेरी ऑब्वियस मूवमेंट्स, वेरी ऑब्वियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन. आई थिंक you have the concept of locomotion and movement. तो plants
हमारे लोकोमोट नहीं करते। आम तौर पे जब मैं किसी प्लांट की बात करता हूँ तो आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है वो किसी दरख्त की होगी, किसी घास की होगी, किसी झाड़ी की होगी, किसी पौधे की होगी। तो आम तौर पर ये जो चीज़ें ये मूव नहीं, ये लोकोमोट नहीं करती, तो फिर ये क्या शो करती है? ये मूवमेंट्स को शो कर रही होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे एनिमल्स हैं, नॉट ऑल, ब्रैकेट में बोल रहा हूँ, बड़ा वाज़ करके बोल रहा हूँ कि सारे एनिमल्स मूव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सेसाइल होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ नॉट ओनली मूवमेंट बट ऑल्सो द लोकोमोशन। तो एनिमल्स की लोकोमोशन और मूवमेंट ज़्यादा प्रोनाउंस होती है, ज़्यादा वाज़ेह होती है एज कम्पेयर टू व्हाट द प्लांट्स। आइए अब देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक मेरे पास ये हमारे स्टूडेंट्स क्या हम अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली स्टिमुलस क्या चीज़ होती है। स्टिमुलस इज एनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी ऐसी चीज आपके अंदर या आपके बाहर से क्या करे, आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा दे। मिसाल के तौर पे कि अगर अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए तो आई विल बेंड, ठीक है, मैं जोर से अपने हाथों से अपने पेट को क्या करूंगा, दबा लूंगा और शायद मैं दोहरा हो जाऊंगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है मेरा टुवर्ड्स द पेन, तो पेन क्या होगी मेरे पास, स्टिमुलस, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस ने मेरी बॉडी में एक चेंज पैदा कर दी। तो हम लिखेंगे स्टिमुलस को एनी इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फैक्टर दैट कैन ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, जो कि एक रिस्पॉन्स पैदा कर सकती हो, उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। राइट, आगे हम देखते हैं कि अगर हम रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स दो किस्म का हो सकता है। रिस्पॉन्स समझ आ गई ना, रिएक्शन टू द स्टिमुलस। और स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो रिस्पॉन्स जनरेट करवा सके। राइट, मिसाल के तौर पे कि अगर आप इस लाइट में मेरे पास इतनी ही एक लाइट और ले आए तो मेरे प्यूपिल के डायमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लाइट्स ऑफ कर दें या लाइट्स को कम कर दें तो मेरा प्यूपिल क्या करेगा, डायलेट कर जाएगा। और अगर लाइट क्या होगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी मेरे प्यूपिल के लिए क्या है, स्टिमुलस। ज़्यादा रोशनी में प्यूपिल छोटा, कम रोशनी में प्यूपिल बड़ा। तो लाइट ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाया, तो फिर लाइट क्या कहलाएगी, एक स्टिमुलस। और प्यूपिल का छोटा और बड़ा होना क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स की मेरे पास प्लांट्स के केस में दो टाइप्स हो जाएंगी। उनमें से एक हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि अगर मैंने किसी पौधे को कोई चेंज दी और वो चेंज उसे अच्छी लगी, प्लांट ने उसकी तरफ मूवमेंट शो की, तो मैं इससे बोलूंगा कि इट इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लेकिन अगर वो चीज उसे अच्छी नहीं लगी और वो उससे दूर जा रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, जाहिर है एक नेगेटिव रिस्पॉन्स बोलेंगे। राइट, तो रिस्पॉन्स में बी पॉजिटिव, रिस्पॉन्स में बी नेगेटिव, बट इट विल बी ऑलवेज इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। राइट, स्ट्रेट चलते हैं आपकी बुक को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स। डेफिनेटली वी आर फोकसिंग द प्लांट्स। तो मेरे पास प्लांट्स में जो टाइप्स हैं मूवमेंट की, उसको हमने दो मेन कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक, और दूसरे को हम नाम देते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। राइट, व्हाट इज मेंट बाय ऑटोनॉमिक? ऑटोनॉमिक का मतलब है कि जो खुद ब खुद हो रही हैं। राइट, और पैराटोनिक का मतलब मेरे पास ये है कि व्हेन द स्टिमुलस इज एक्सटर्नल। इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं ऑटोनॉमिक के लिए, व्हेन द स्टिमुलस इज नॉट व्हाट, एक्सटर्नल। तो जब स्टिमुलस मेरे पास एक्सटर्नल नहीं होगा बल्कि वो नॉन एक्सटर्नल होगा, या उसकी जो बेसिक कॉज है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आने वाली अपनी चेंजेस हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमिक व्हाट, मूवमेंट। और अगर स्टिमुलस हुआ मेरे पास क्या, एक्सटर्नल, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप लोगों की बुक ने इन पर्टिकुलर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को फर्दर किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आंसर है नंबर 1 टैक्टिक मूवमेंट। ये किसकी टाइप हो रही है स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप डिस्कस हो रही है। ऑटोनॉमिक की पहली टाइप क्या है, टैक्टिक मूवमेंट। दूसरी टाइप मेरे पास क्या है, टर्गर मूवमेंट। और तीसरी टाइप मेरे पास क्या है, ग्रोथ मूवमेंट। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। अब
ऑटोनॉमिक मूवमेंट में जो टैक्टिक मूवमेंट है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ फोटोटैक्टिक मूवमेंट, अदर वन इज कॉल्ड एज अ केमोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू अटर, इट इज फाइन. देन टर्गर मूवमेंट मेरे पास दो किस्म की है, उनमें से एक का नाम क्या है स्लीप मूवमेंट और दूसरे के नाम क्या है रैपिड मूवमेंट. प्लीज हम इन सारी बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ इसकी कैटेगरी को अंडरस्टैंड करें, इसकी हायरार्की को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसके ट्री को समझें, राइट. एंड देन लास्ट वन इज द ग्रोथ मूवमेंट, और ग्रोथ मूवमेंट फर्दर तीन किस्म की हो सकती है, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन. क्या होती हैं डेफिनेटली आपको समझा के भेजा जाएगा इंशाल्लाह आज. और आगे हम देखते हैं एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की मोहताज मूवमेंट का, उसे हम नाम देते हैं पैराटोनिक मूवमेंट. पैराटोनिक मूवमेंट की फर्दर दो टाइप्स हो गए, एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और एक को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट. क्या होती है ट्रॉपिक मूवमेंट हम अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन इसकी अभी हम जस्ट टाइप्स पढ़ रहे हैं. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमो और केमोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड देन हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड देन फाइनली जियोट्रॉपिक मूवमेंट. तो ये सारी की सारी 5 टाइप्स है ट्रॉपिक मूवमेंट्स के. फाइनली वी शैल डिस्कस द नास्टिक मूवमेंट्स. और नास्टिक मूवमेंट्स की आप लोगों की बुक तीन बातें या तीन टाइप्स बता रही है. वन ऑफ दम इज फोटोनास्टिक, अदर वन इज थर्मोनास्टिक एंड लास्ट वन इज हेप्टोनास्टिक. सो दिस इज द बेसिकली ट्री. ये टाइप्स के क्या है, ट्रीज है हमारे पास है, किस किस तरह की हमारे पास आ सकती हैं. व्हाट पैराटोनिक मूवमेंट्स एंड देन ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट जल्दी से जंप करते हैं और सबसे पहले ऑटोनॉमिक मूवमेंट की पहली टाइप को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टैक्टिक मूवमेंट. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट 2/3 ऑफ द वर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोनॉमिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स. ऑटोनॉमिक का मतलब ये है कि इट इज नॉन एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि जरूरी नहीं है कि इसका स्टिमुलस बाहर से हो, बल्कि इस ऑर्गेनिज्म की अपने अंदर आने वाली चेंजेस बेसिकली उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ नॉन एक्सटर्नल स्टिमुलस. हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉन एक्सटर्नल स्टिमुलस, नॉन एक्सटर्नल स्टिमुलस, राइट. इसकी जो पहली टाइप आपकी बुक में लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्टिक मूवमेंट, राइट. अब आपने इस टैक्टिक मूवमेंट के बारे में जो सबसे अहम बात अपने माइंड में रखनी है, जिसे आप लोगों ने वही बात है बॉक्स भी कर लेना है, उसके ऊपर स्टार भी लगा लेना है और उसकी एक पिक्चर बना के अपने माइंड में स्टोर भी कर लेनी है. मीन इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पिक्टोरियल मेमोरी. वो क्या है स्टूडेंट्स कि इट इज बेसिकली लोकोमोटरी मूवमेंट है. ये क्या मूवमेंट, लेकिन इसकी जो नेचर है वो एक लोकोमोटरी मूवमेंट है. आपने ये याद रखना है कि इट इज अ लोकोमोटरी मूवमेंट. अब इस वाले केस में व्हाई इट इज मूवमेंट, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्लांट बॉडी, बट इट इज ऑपरेशनल एट 3 डिफरेंट लेवल्स. वो 3 डिफरेंट लेवल मेरे पास क्या हो सकते हैं कि या तो ये वाली मूवमेंट हमें नजर आ सकती है एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनेल. फॉर एग्जाम्पल, it may be the movement of lysosome, it may be the movement of peroxisome, it may be the movement of chloroplast, it may be the movement of any other organelle in the plant body. तो जब मैं सेल के अंदर के किसी पार्ट की बात करूंगा तो इट इज कॉल्ड एज द व्हाट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट एट ऑर्गेनेल लेवल. और फिर क्या हो सकता है कि इसके अंदर एक सेल यानी कि अब हम ऑर्गेनेल के लेवल से ऊपर की कुछ स्टडी कर रहे हैं एंड दैट वेरी ऊपर की चीज इज कॉल्ड एज अ सेल. और उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि एज अ होल जो हमारा होल ऑर्गेनिज्म है, होल ऑर्गेनिज्म ये भी मूव कर सकता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन. चूंकि यहाँ पे चाहे ऑर्गेनेल हो, चाहे सेल हो, चाहे पूरे का ऑर्गेनिज्म है, ये मूव कर रहा है, देयरफॉर वी कॉल इट एज लोकोमोटरी मूवमेंट. अब लोकोमोटरी मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो जाहिर है इसके लिए हमें किसी स्टिमुलस की जरूरत होगी, राइट. तो इस पर्टिकुलर स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं तो ये स्टिमुलस क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. नंबर 1, इट मे बी द लाइट, और अगर ये स्टिमुलस लाइट हुआ तो इट विल बी कॉल्ड एज अ फोटोटैक्टिक मूवमेंट. और अगर ये वाला स्टिमुलस कोई केमिकल हुआ
तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, केमोटैक्टिक मूवमेंट। बात समझ आ गई आप लोगों को? जाहिर है स्टिमुलस हमेशा क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। ये भी आपको बात पता है, हमने फर्स्ट बोर्ड पे पढ़ी थी आप लोगों के साथ। और आपको ये वाली बात भी पता है कि रिस्पॉन्स की मेरे पास दो टाइप्स हो सकती हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, अदर वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव। और आप पता है पॉजिटिव इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स स्टिमुलस, ये हमेशा क्या होता है, ये किसी स्टिमुलस की तरफ होता है, एंड इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ये स्टिमुलस से दूर भाग रहा होता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात हम ये कर रहे हैं कि स्टिमुलस का होना जरूरी है, और ये वाला स्टिमुलस क्या जनरेट करवाएगा, रिस्पॉन्स। आइए हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले पहली टाइप ऑफ मूवमेंट को स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वर्ड को स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो जो पहला वर्ड है दैट इज अ फोटो, आपको पता है इट इज बेसिकली फोटोन इन ओरिजिन, और आपको पता है कि फोटोन इज बेसिकली अ पैकेट ऑफ एनर्जी। इट इज बेसिकली व्हाट, पैकेट ऑफ एनर्जी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और जैसे आपसे डिस्कस हुआ कि इस पैकेट ऑफ एनर्जी की वजह से जो मूवमेंट होगी इट इज ऑलवेज व्हाट, लोकोमोटरी मूवमेंट। राइट, जाहिर है अगर ये लोकोमोटरी मूवमेंट हुई तो इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स में बी पॉजिटिव, इसका मतलब होता है और स्लैश इज ऑलवेज इक्वल टू और, या फिर ये हो सकता है नेगेटिव। आपको पता है टूवर्ड्स हुआ तो पॉजिटिव और अवे फ्रॉम हुआ तो नेगेटिव। अब ऐसा करते हैं कि बातें हमने काफ़ी कर ली हैं, अब हम ढूंढते हैं कि क्या ऐसी कोई मेरे पास एग्जाम्पल है या नहीं। तो बिल्कुल हमारे पास इसी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वर्ड ईजी फॉर एग्जाम्पल। तो पैसिव, पैसिव का मतलब है कि दिस पर्टिकुलर मूवमेंट डू नॉट डिमांड्स एनर्जी, do not demands energy, therefore we call it as a passive. So passive movement of, लिख देते हैं movement proper, passive movement of chloroplast, passive movement of chloroplast। सवाल ये है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, आंसर इज ये एक ऑर्गेनेल है, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। और आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर ये वाला ऑर्गेनल मूव करना चाहता है तो इट हैज टू मूव इन द साइटोप्लाज्म। तो हमने इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर इस क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट को पैसिव क्यों कहा है, उसके लिए आप देखें ये वाली वीडियो। इसमें आपको नजर आ रहा है कि कैसे साइटोप्लाज्म जब घूमता है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट अपनी जगह बदल रहा है। Why this particular chloroplast tend to do it? Because it is very obvious answer कि this particular chloroplast is trying to orient itself in a way to gather or absorb maximum light। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, and that very word is cyclosis। That very word is called as cyclosis। तो मतलब क्या हुआ मेरे पास कि ये वाले ऑर्गेनल्स एक साइकिल की तरह से साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, और ख्वाहिश ये होती है कि हम मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सकें। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करना क्यों चाहते हैं, तो आंसर इज अगेन वेरी सिंपल कि इसके रिजल्ट में जो मैक्सिमम लाइट है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होगी, भाई हम लाइट क्यों एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, भाई कॉमन सेंस है, बड़ा सिंपल सा जवाब है, टू फिक्स मैक्सिमम CO2। और हम मैक्सिमम CO2 क्यों फिक्स करना चाह रहे हैं, सो दैट टू मेक मैक्सिमम फूड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों की बुक में गिवन है रिगार्डिंग द फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अब इस वाले केस में यू नो ऑल दो लाइट इज एक्सटर्नल स्टिमुलस बट द साइक्लोसिस इज द फिनोमेना that is taking place inside the plant body, and as chloroplast is moving, therefore हम इसे क्या बोलते हैं, phototactic movement। ठीक है, that is basically a kind of locomotory movement। Now we want to see other thing। Another thing is chemotactic movement। अंडरस्टैंड करेंगे इसको भी ब्रेक करके कि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं कीमो और केमो,
तो इसका मतलब मेरे पास है कि वी वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट केमिकल्स, हम किन्हीं मखसूस केमिकल्स की बात कर रहे हैं, राइट। और जाहिर है जब मैं बात करूंगा टैक्टिक की तो इसका मतलब मेरे पास ही है कि इट इज़ अ लोकोमोटरी मूवमेंट। तो यहाँ पे भी हम जिस स्टडी कर रहे हैं, इट विल मूव एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स। तो सबसे पहली बात है मेरे पास क्या, स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या होते हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, यू नो वेरी वेल कि दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो प्लांट भी क्या कर रहे हैं, अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। याद रखने वाली बात यह है कि आप लोगों ने प्लांट वाले टॉपिक में, मींस प्लांट्स वाले चैप्टर में, इट वाज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा कि हमारे पास एल्गी भी हो सकती है, हमारे पास ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास ट्रीडोफाइट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं, राइट। मैं जिस पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूं, दीज आर बेसिकली ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट्स, जिसमें शामिल क्या है मेरे पास, जाहिर है ब्रायोफाइट्स शामिल होंगे और फिर हमारे पास ट्रीडोफाइट्स शामिल होंगी और फर्न्स शामिल होंगी, राइट। तो ये जो तीनों के तीनों ग्रुप्स हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग स्पर्म्स। इनके नाम लिखते हैं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो जो सबसे पहला मेरे पास ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स का मेंबर कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स। यू नो ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लिवरवर्ट की एग्जांपल क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? आई होप कि आप आंसर देंगे कि सर इट्स एग्जांपल इज मार्केंशिया, सो इट इज अ राइट आंसर, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे आप लोगों के पास किसकी, मॉसिस की, लिवरवर्ट की एंड देन मॉसिस की। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ व्हाट, ट्रीडोफाइट्स, pteridophytes, right? And finally it is why, my dear students, PHYTS phytes. And finally we have the third example, that is called as the ferns. And now we want to see कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप चैप्टर नंबर 9 में इनको पढ़ के आए हैं, लेकिन जस्ट टू री इन्फोर्स द यू कैन से इमेजेस इन योर ब्रेन अगेन एंड अगेन, तो सबसे पहले जो इमेज आपको नजर आ रहे हैं वो ब्रायोफाइट्स की पहली टाइप के नजर आ रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, लिवरवर्ट्स। और अब जो इमेज आपके सामने अपीयर होने वाला है, दैट इज फॉर द मॉसेस। फिर ये जो मेरे पास एक ग्रुप आपके सामने नजर आ रहा है, दीज आर ग्रुप ऑफ व्हाट, ट्रीडोफाइट्स। ये ट्रीडोफाइट्स वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिन्होंने सबसे अर्ली टाइप के क्या बनाए थे, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और फिर इसमें नजर आते हैं मेरे पास क्या, फर्न्स, जो इस ग्रुप का सबसे एडवांस वर्जन है। और आपको पता है कि फर्न्स को हम लंबे लीव से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स, लुक एट दिस वेरी स्लाइड, कि दे आर मेकिंग व्हाट, द स्पर्म्स, एंड दीज पर्टिकुलर स्पर्म्स आर मे बी uniflagellated, may be biflagellated or may be multiflagellated depending upon the species। और ये सारे के सारे हमेशा अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, क्या नाम था उसका, आर्चिगोनिया। क्या आप में से किसी को याद है मेल का नाम क्या था? वेरी राइट, एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया से क्या निकलते हैं, स्पर्म्स, और वो ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल पार्ट, उसका नाम क्या था, मैंने बोला अभी, आर्चिगोनिया। तो एंथ्रीडिया से निकलने वाले स्पर्म्स मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनिया बाय ड्यू टू chemical that is basically liberated or secreted by the archigonia. You know the nature of that very substance? तो आंसर इज नो, आई एम हियर टू टेल यू। उसका नाम है स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड्स। तो जब आर्चिगोनिया न्यूक्लिक एसिड रिलीज करेंगे तो उन न्यूक्लिक एसिड्स की परफ्यूम या स्मेल, इट विल बी एन अट्रैक्टेंट फॉर द स्पर्म्स, तो स्पर्म उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आइए करते हैं क्या, उसकी डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के आप लोगों को समझाते हैं। लुक एट दिस, this very thing is this very flask like structure. This is basically what archigonia, right? And this very structure, that is a balloon type structure, something like it, it is basically antheridia. So this very antheridia is basically making and liberating, देखिए मैंने पहले बैलून को क्या किया हुआ था, बंद, और अब इस पॉइंट से इसको मैंने कर दिया है, खोल दिया है। तो यहां से निकल रही हैं क्या, स्पर्म्स। तो ये जो स्पर्म्स हैं ये खींचे चले जाते हैं टूवर्ड्स आर्चिगोनिया
बिकॉज आर्चिगोनिया यहाँ से रिलीज क्या कर रहा था, न्यूक्लिक एसिड। तो इन न्यूक्लिक एसिड की स्मेल की वजह से चूंकि ये एंथीरिया ये स्पर्म्स मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, केमोटैक्टिक मूवमेंट। नाउ वी वांट टू मूव इन द लास्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड और देखेंगे कि व्हाट आर बेसिकली टर्गर मूवमेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब टर्गर मूवमेंट्स की। टर्गर मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि कोई सेल कितना ज्यादा टर्जिड है। अगर कोई सेल ज्यादा टर्जिड होगा, पढ़े लिखे बच्चे, आपने चैप्टर नंबर 14 में डिटेल से पढ़ा था कि क्या होती है एक्सऑस्मोसिस, क्या होती है एंडोस्मोसिस। दोबारा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको बात याद रहे कि हम बात करेंगे कि अगर वाटर सेल से बाहर जा रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सऑस्मोसिस, और अगर वाटर सेल के अंदर आ रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। ठीक है ना। तो अगर हो रही है मेरे पास क्या, एक्सऑस्मोसिस, तो सेल विल बिकम फ्लैसिड। क्या करेगा, सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा और उसके अंदर जो शेप है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स, दूसरी चीज ये हो सकती है कि वाटर पानी जो पानी है वो सेल के अंदर जाए, और अगर पानी सेल के अंदर जाएगा तो फिर सेल क्या होगा, लंबा भी होगा और फूल भी जाएगा। तो इस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे, वो टर्जिड हो गया है। सो अगर टर्गर की वजह से या टर्जिडिटी की वजह से कोई मूवमेंट हो रही होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, टर्गर मूवमेंट। लेकिन रिमेंबर, एलॉन टर्गर मूवमेंट सारा काम नहीं कर रही होती, जाहिर है इसमें ग्रोथ का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो हम यहाँ पे दो बात लिखने वाले हैं कि देयर विल बी अ चेंज इन टर्गर। तो मैं चेंज को इस डेल से रिप्रेजेंट करता हूं। चेंज का मतलब होता है डेल्टा, थोड़ा सा डेल, देयर इज अ चेंज, या ऐसे करते हैं, प्रॉपर लिख लेते हैं, देयर इज अ चेंज इन टर्गर प्रेशर, एंड प्लस there will be a change in growth। दोनों काम होंगे। राइट। और अगर हम आपकी बुक को ही फॉलो करते रहें और सीधा सीधा हम कहाँ मूव कर जाएं इनकी टाइप्स पे, तो इट इज वेरी सिंपल कि मेरे पास टर्गर मूवमेंट्स की दो टाइप्स हैं। उनमें से पहली का नाम है मेरे पास स्लीप टर्गर मूवमेंट्स और दूसरी का नाम है मेरे पास रैपिड टर्गर मूवमेंट ऑफ द लीव्स। राइट। पहले की एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक में गिवन है, दैट इज कॉल्ड एज द बीन प्लांट्स, BEAN, बीन प्लांट्स। इसके लिए क्या करते हैं, आपका विजन इंप्रूव करने के लिए आपको इन बीन प्लांट्स का इमेज दिखाते हैं। सो दीज आर बेसिकली द बीन प्लांट्स। अब जो बीन प्लांट्स हैं, दे बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोजी। ठीक है। अब अगर मैं इन प्लांट्स को देखूं तो दे हैव गॉट द कंपाउंड लीव्स। अब व्हाट इज मेंट बाय द कंपाउंड लीफ, एक बड़ा सा लीफ था, वो अपने नीचे वाले लीव्स का साया बहुत ज्यादा रोक रहा था। तो जाहिर है एफिशिएंसी प्लांट की लाइट को कैद करने की क्या थी, कम थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमाल मुहारत का मुजाहरा किया। इन्होंने अपने एक बड़े से लीफ को छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर लिया। आए इसको आपको डायग्राम बना के समझाते। लुक एट दिस कि अगर ये मेरे पास एक लीफ था, ये वाला मेरे पास एक लीफ था, तो अगर इसके नीचे एक और लीफ हो और सनलाइट यहां से आ रही हो फॉर एग्जांपल, तो ये वाला लीफ इस लीफ के ऊपर क्या प्रोवाइड करेगा, शेड। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं इसके छोटे छोटे लीव्स बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक इट, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड लीफ कहलाएंगे। अब रोशनी छन के इस जगह से इस नीचे वाले लीफ तक भी पहुंच जाएगी। तो अगर एक लीफ क्या करे, अपने आप को लीफलेट्स में डिवाइड करे, तो हम उस लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो इनकी लीव्स कैसे हैं, कंपाउंड। और अगर आप इन पर्टिकुलर कंपाउंड लीव्स की बेस को देखें तो वो इस तरह क्या होती है, फूली हुई होती। उस फूली हुई लीफ बेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, पल्वीनस। दैट इज कॉल्ड एज द पल्वीनस। बात समझ आई आप लोगों को।
हम बात कर रहे हैं बीन प्लांट्स की। मैंने क्या बोला कि बीन प्लांट्स के लीफ कैसे हैं, कंपाउंड, और मैंने क्या बोला उसकी एक बेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्विनस। ये वाली पल्विनस बड़ी वाइटल है बिकॉज के इस पर्टिकुलर पल्विनस के ऑपरेशन में वो लॉजिक, वो रीजन छुपी हुई है जो इन पर्टिकुलर प्लांट्स को स्लीप मूवमेंट शो करने में हेल्प करती है। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लीफ की पल्विनस की लोअर साइड को देखूं, ड्रॉ करते हैं हम, बात उस सरफेस की बात कर रहा हूं जिससे मैंने अब डेलिबरेटली कलर चेंज करके ब्लू से ड्रॉ कर दिया है। नीचे वाली साइड, ये वाली साइड, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट टाइम पे टगर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जब टगर प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होगा तो इनके ओवरऑल सेल्स का साइज क्या देगा, छोटा हो जाएगा, और इसके ऊपर वाले सेल्स का साइज पहला ही रहेगा, इधर बड़ा ही रहेगा। तो ऊपर वाले सेल्स की फोर्स नीचे वाली फोर्स को क्या करेगी, ओवरराइड कर लेगी, उस पर गालिब आ जाएगी। एज अ रिजल्ट ये जो क्या है, इरेक्ट पोर्शन में खड़ा हुआ लीफ है, इस पल्बिनस में प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से इट विल जस्ट गो इन स्लीपिंग पोजीशन, कि वो स्लीप कर गए हैं, सो गए हैं, राइट। तो ये वाली पल्बिनस आफ्टर दिस यू कैन से मूवमेंट किस शक्ल में बदल जाएगी, इट विल बी समथिंग लाइक इट। अब लीफ नीचे को गिरा हुआ है, राइट, लीफ इज फॉलिंग ऑन लोअर साइड, लेकिन क्या होगा कि जो ही दोबारा से सनराइज होगा तो उसके रिजल्ट में इस पर्टिकुलर पोर्शन में टगर प्रेशर दोबारा बढ़ना शुरू होगा, दोबारा बढ़ेगा, दोबारा बढ़ेगा, दोबारा बढ़ेगा। तो इस तरफ की फोर्स बड़ी हो जाएगी, इस तरफ की फोर्स कम हो जाएगी। तो ये वाला यू कैन से लीफ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये है बेसिकली रीजन किसकी, कि हमारी जो पल्विनस है उसकी लोअर सरफेस वो टगर प्रेशर को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। नाउ वी वांट टू सी अनदर एग्जांपल, और वो मेरे पास क्या है, रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीव्स। इसके लिए मुझे एक प्लांट का सहारा लेना है, एंड दैट वेरी प्लांट इज कॉल्ड एज टच मी नॉट। दैट वेरी प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट, टच मी नॉट। और प्लांट का नाम क्या है मेरे पास, माइमोसा पुडिका। माइमोसा पुडिका, इसे हम क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। देखा आप लोगों ने कि अगर हम लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो शख्स है, ये इस पर्टिकुलर टच मी नॉट मीन माइमोसा पुडिका को क्या लगा रहा है, हाथ। तो जो ही ये इसको हाथ लगाता है तो हम देखते हैं कि इसके लीव्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, ये लीव्स दोबारा से क्या करते हैं, खुल जाते हैं। आखिर ये वाला मिरेकुलस प्लांट ये वाला मिरेकल कैसे करता है, तो साइंस ने इसकी इस चालाकी को भी क्या किया, अनलॉक कर लिया और बताया कि बेसिकली यहाँ पे सारा खेल अगेन इसकी लीफ बेस में ऑपरेट हो रहा है, और लीफ बेस में दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ पल्विनस। तो यहाँ पे अब टगर प्रेशर को कंट्रोल करवाने के लिए क्या आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के आयंस, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, पोटासियम आयंस। तो जब पोटासियम आयंस इस पल्विनस में से लूज हो जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि पोटासियम आयंस बाहर आएंगे। जब वो पोटासियम आयंस यहाँ से बाहर आएंगे तो वो जाके उसके वैस्कुलर बंडल में चले जाएंगे। तो आपको ये बात मैंने बहुत दफा बताई थी चैप्टर नंबर 14 पढ़ाते हुए कि वाटर हमेशा उस तरफ जाएगा जहां सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अगर पोटासियम आयंस बाहर चले जाएंगे तो जाहिर है अब बाहर कंडीशन हो जाएंगी कैसी, हाइपरटोनिक। तो जो ही कंडीशन हाइपरटोनिक होगी उसको बैलेंस करने क्या करेगा, वाटर बाहर चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इस पर्टिकुलर पल्विनस का ओवरऑल टगर प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये टगर प्रेशर जाहिर है बहुत रैपिडली होगा, बहुत तेजी से होगा, बिकॉज यू नो सोडियम पोटासियम आयंस दे आर वेरी वेरी क्विक इन देयर एक्शंस। सो वेरी रैपिड outflux of potassium will cause a very rapid exosmosis, means very rapid loss of water। तो जो ही rapid loss of water होगा तो जाहिर है ये वाले लीव्स का टगर प्रेशर ड्रॉप होगा और ये लीव्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब इसे पता चलेगा कि अब खतरा टल गया है, अब ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं है, देयर इज नो थ्रेट इन द सराउंडिंग,
देयर इज नो यू कैन से नॉटी बॉय और गर्ल अराउंड मी, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से उस पर्टिकुलर पोटासियम को अपनी पाइवेनस के अंदर नॉर्मल सेल्स में डालना शुरू कर देगा, इसको फिर करेगा फॉलो वाटर। अब एक्स ऑस्मोसिस नहीं होगी, अब एंड ऑस्मोसिस होगी। तो जब वाटर इसके अंदर आना शुरू होगा, एंड ऑस्मोसिस जब होगी, तो ज़ाहिर है ये वह लीव्स दोबारा से खुलना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस वेरी what Mimosa pudica leaves. Now we want to see the last type of the movement that is called as a growth movement. ये तीसरी किस्म की मूवमेंट होती है। अब जो मेरे पास तीसरी किस्म की क्यों बोला मैंने कि पहली किस्म की थी टेक्टिक मूवमेंट, दूसरी कौन सी थी, ये वाली टगर मूवमेंट की दूसरी टाइप थी, और अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी मूवमेंट जो किसी भी प्लांट के ऑर्गन में हो रही है, और अगर हम देखें तो उस ऑर्गन की क्या होंगी, दो साइड्स। मिसाल के तौर पे कि अगर ये मेरे पास एक क्या है सेपल, आई थिंक कि आप लोग वही बताए चैप्टर नंबर 9 को डिटेल से पढ़ के आए हैं, आपको पता है सेपल क्या होता है और पेटल क्या होता है। हम फॉर एग्जांपल इस सेपल की बात कर लेते हैं। इस सेपल की दो सरफेसेस हैं, एक कौन सी सरफेसेस आ रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली, और एक कौन सी है, नीचे वाली, राइट। इस पर्टिकुलर सेपल को मैं अपवर्ड भी मूव करवा सकता हूं और डाउनवर्ड भी मूव करवा सकता हूं। अगर मैं ये चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला सेपल इस फॉर्म में चला जाए, इस फॉर्म में, मीन टू से बंद हो जाए, मीन टू से ये बंद हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस साइड के मींस नीचे वाली साइड के सेल का नंबर ज्यादा करना पड़ेगा। जब इस तरफ के सेल का नंबर ज्यादा होगा और इस तरफ के सेल का नंबर कम होगा, तो इस पर्टिकुलर सेल की नीचे वाली साइड बड़ी और ऊपर वाली साइड छोटी होगी, तो सेपल हमेशा बंद ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस कली को खोलना चाहता हूं और बल्कि इस कली को किसी फूल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, आई मीन टू से कि मैं ब्लूमिंग करवाना चाह रहा हूं, तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलर सेपल को यहां से मूव करवा के यहां ले जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक इट। ये नीचे हो जाएगी, पहले यहां जाएगी, फिर फॉर एग्जांपल ये यहां जाएगी और फिर अल्टीमेटली ये यहां मूव कर जाएगी। तो ये वाली सेपल जो पहले इस तरह थी अब ऐसे हो गई। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ की तरफ कि पहले ये साइड छोटी थी और ये वाली साइड बड़ी थी, लेकिन जब मैं अपने हाथ को ऐसे बेंड करूंगा तो अब ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। तो जब मैं इस पर्टिकुलर साइड को बड़ा कर दूंगा और इस पर्टिकुलर साइड को छोटा कर दूंगा, तो क्या होगा, कली खिल जाएगी, पत्तियां खुल जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो फिर जाहिर है कि पत्तियां बंद हो जाएंगी और एक फूल किसी दोबारा से कली में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मूवमेंट्स हैं इनको हम दो लफ्जों से एक्सप्लेन करते हैं। उनमें से जो पहला वर्ड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिनास्टी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और एपिनास्टी का मतलब ये है कि ये वाला प्रोसेस ओपनिंग, एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, जब मैं ऊपर वाली साइड को बड़ा कर दूंगा, जब मैं ऊपर वाली साइड को बड़ा कर दूंगा तो कली खिल जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं नीचे वाली साइड को बड़ा कर दूं, माय मीन टू से नीचे क्या होता है, हाइपो, अगर मैं शो करूं हाइपोनास्टी, नीचे वाली साइड को बड़ा कर दूं या बड़ा रखूं, तो हमारी जो फ्लोरल बड है वो हमेशा क्लोज ही रहेगी। कली बनाए रखने में हाइपोनास्टी का रोल है और कली को फूल बना देने में एपिनास्टी का रोल है। आपको मेरी बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो इसकी रीजनिंग मेरे पास फिर क्या हुई, अनइक्वल ग्रोथ, अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स, on two sides of what leaves, on the two sides of the sepals, on the two sides of the petals। तो आप किसी की भी बात कर ले, हमेशा जब इनकी दो साइड यानी कोई ग्रोथ शो करेंगी
तो या तो कली बंद रहेगी और या फिर कली खिल के फूल बन जाएगी। इस किस्म की अनइक्वल ग्रोथ हमें एक और किस्म के प्लांट्स में नजर आती है और हम उसे नाम क्या देते हैं? न्यूटेशन। थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज न्यूटेशन। NUTATION, इट इज बेसिकली ION। तो ये तीनों की तीनों किसकी टाइप्स हैं? ग्रोथ मूवमेंट। न्यूटेशन किन में होती है? आंसर इज कि उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है कि जिनके स्टेम्स वीक हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके स्टेम आगे से फ्लैट होते हैं। तो जब स्टेम आगे से स्टूडेंट्स फ्लैट होगा तो उसके रिजल्ट में हम यूँ समझ लेते हैं, थोड़ा चौड़ा करके बनाते हैं कि इसकी दो साइड्स हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द A एंड दिस इज द B, ये दो साइड्स हो गई। जब मेरे पास A साइड बड़ी होगी और B साइड छोटी होगी तो स्टेम विल कर्ल और कर्व इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अगले टाइम पे अगर B साइड के सेल्स बड़े हो गए और A साइड के सेल छोटे रहे तो फिर क्या होगा? इट विल कर्व इन दिस वे, इस वे भी कर्ल हो जाएगा। और अगर अगले टाइम पे दोबारा से A साइड ज्यादा कर्व हुई, के साथ ज्यादा ग्रो हुए और इस तरफ के सेल्स कम ग्रो हुए तो जाहिर है ये इस तरफ ग्रो करेगा। तो अगर आपको कोई प्लांट नजर आए जो जिगजैग वे में ग्रो कर रहा है तो उसकी रीजन या उसकी बेस मेरे पास क्या है? न्यूटेशन, जिगजैग। तो जो जिगजैग मूवमेंट नजर आती है प्लांट की ग्रोथ में वो कहलाती क्या है? न्यूटेशन। इट इज ड्यू टू unequal growth of the cells on the two sides of the flat stems. That's it for this lecture. और इस लेक्चर से मेरे पास ये है कि हम अगले लेक्चर में आप लोगों से एक्सटर्नल स्टिमुलस डिपेंडेंट प्लांट मूवमेंट्स की बात करेंगे। इंटरनल स्टिमुलस डिपेंडेंट प्लांट मूवमेंट्स में जितनी टाइप्स थी वो हमने आप लोगों से डिस्कस की। मैं अगेन यही कहूँगा कि आप हर बात को गौर से सुना करें, लॉजिक्स को रीजन में माइंड में रखा करें, तो आप लोगों को डेफिनेटली हर इल्म की या हर एक ऑपरेशन की जो कुदरत के अंदर हो रहा है आपको उसकी लॉजिक ज़रूर मिल जाएगी। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़ बाय हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ फॉर यू कि आप अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखने में कामयाब हो। अल्लाह हाफ़िज़।